हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन बुक के बारे में। इस बुक के अंतर्गत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उनमें से हम भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आंसर है भाग 3। जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। इस भाग को मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि जो मैग्ना कार्टा होता है, मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब ए बिल ऑफ राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भाग 3 है, भाग 3 को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। इस भाग को अधिकारों का घोषणा पत्र अर्थात ए बिल ऑफ राइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और वर्तमान में यह जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार बन गया। इसको अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत रखा गया या फिर 300 कै। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो पहले संविधान में मूल अधिकार 7 थे, उनकी संख्या कितनी रह गई? घटकर 6। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको विधिक अधिकार अर्थात लीगल राइट के रूप में रख दिया गया। कहाँ पर? अनुच्छेद 300 ए में, या फिर अनुच्छेद 300 ए, या फिर आ सकता है भाग 12, भाग 12 या फिर अनुच्छेद 300 ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट कहाँ पर है? भाग 3 के अंतर्गत। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार आते हैं। लेकिन जो ये संपत्ति का अधिकार था ये कहाँ पर था? 19 की 1 की सब क्लोज एफ के अंतर्गत व आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आता था। अब आपको पता लगेगा कि जो 19 की 1 की सब क्लोज एफ है और 31 है, ये कहाँ पर इसके अंतर ये एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 12 से लेकर 35 के बीच में ये भी राइट टू प्रॉपर्टी था ये। अब इसको कहाँ पर रख दिया? भाग 3 से उठाकर भाग 12 के अंतर्गत रख दिया गया। भाग 12 में कहाँ पर? अनुच्छेद 300 ए में। ये बात आपको याद रखनी है। और वर्तमान में क्या बन गया? लीगल राइट अर्थात कानूनी अधिकार बन गया। अब कानूनी अधिकार बनने का मतलब क्या हुआ कि जैसे संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, जब भी कभी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। आपको पता होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या करते हैं? आपके अधिकारों का संरक्षण करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से संरक्षण करते हैं? क्योंकि इनके पास में रिट जारी करने की पावर होती है और रिट जारी करने के माध्यम से ये आपके अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट को ये पावर है आर्टिकल 226 के द्वारा। ये दोनों के दोनों हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। ये हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार था ये किस पार्टी की सरकार ने किया था? तो ये जनता पार्टी की सरकार ने चेंज किया था, जनता पार्टी। और इसके जो पीएम थे उस समय पर मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार को किस सरकार ने चेंज किया था? जनता पार्टी की सरकार ने। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के माध्यम से हुआ था? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके उस समय पर पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। अच्छा, जनता पार्टी का फाउंडर कौन था? तो जेपी नारायण था, जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और क्या बताऊं, जो ये भाग 12 है, भाग 12 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 12 264 से लेकर 300 ए तक है, जिसमें लास्ट में जोड़ा गया ये 300 ए। ये क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो एक बात और याद रखना, जैसे ये कैपिटल ए का मतलब ये हुआ कि इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जैसे कि आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जैसे 19(1) की ए देखोगे और एक आपने देखा 51 ए अनुच्छेद है हमारा। तो ये जो एक तो हो गया स्मॉल ए, एक हो गया कैपिटल ए।
जो कैपिटल ए वाला मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल संविधान था उसका हिस्सा नहीं है, इसको भारतीय संविधान में किसी न किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। यानी कि कभी भी कैपिटल ए देखोगे, बी देखोगे, सी देखोगे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये उसका भाग नहीं थे। इनको संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी जो विधायिका है संसद, उसने बाद में इसको जोड़ा है। जैसे अनुच्छेद 51A को किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और इसमें क्या आते हैं, 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य आते हैं, जिनको हमने कहाँ से लिया है, USSR से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही जो 300A है, इसको कब जोड़ा गया भाई, कैपिटल देखा तो ध्यान करो एकदम से, किसके माध्यम से जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब हुआ है, वर्ष 1978 ईस्वी में, याद रहेगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है, तो कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, किस में दिया गया, तो किस केस में दिया गया, केशवानंद भारती वाद में दिया गया। देखो थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं केशवानंद भारती केस की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो केशवानंद भारती वाद था, इसका पूरा नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या फिर केशवानंद भारती वाद केरल राज्य, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। ये कब आया था, वर्ष 1973 ईस्वी में आया था। इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को इस पर अपना डिसीजन दिया था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 में भारत में क्या आया था, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो कि हम 1973 को किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का केस आया था। इस केस में क्या कहा गया कि देखो, संसद को एक पावर दी गई कि आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डेवलप किया, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट कहते हैं, या फिर आधारभूत ढांचा। ये बात याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है कि आधारभूत ढांचे का कंसेप्ट किस केस में डेवलप किया गया, किस केस में विकसित किया गया। तो किस में किया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। बेसिक स्ट्रक्चर या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में डिस्कस हुआ। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है, देखो संसद को पावर तो दे दी कि आप मौलिक अधिकारों में चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अगर संविधान की कोई भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगी, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कैप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आपको पावर तो दे रहे हैं कि आप मौलिक अधिकारों में चेंजिंग कर दो, लेकिन अगर कोई चीज़ आधारभूत ढांचे का हिस्सा बन गई तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। जैसे तो देखो, अब आपको याद रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा या फिर आधारभूत ढांचा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, ये सारे के सारे क्या है, आधारभूत ढांचे का पार्ट है। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ते हो, प्रियम्बल के अंतर्गत आपको एक सेक्युलर वर्ड दिखेगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्षता उसको बोलते हैं, तो वो भी क्या है, वर्तमान में आधारभूत ढांचे का पार्ट है। ऐसे ही संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य, ये सारे के सारे आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। यानी कि आधारभूत ढांचे में संसद क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, समझ आया। अब देखो, जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा केस टू केस वेरी करेगा। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि भाई कौन सी चीज़ आधारभूत ढांचे का पार्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, केशवानंद भारती के केस से याद रखना है कि केशवानंद भारती का जो वाद था, इसमें 24, 25, 26 और 29 इन संविधान संशोधन को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। और साथ ही साथ एक मामला और था जिसका नाम था क्या था वो, गोलकनाथ मामला। तो 24, 25, 26, 29 और साथ ही साथ गोलकनाथ मामला। ठीक है, ये याद रखना है, इसको चैलेंज किया गया था। और केशवानंद भारतीवाद में आज तक की सबसे बड़ी संविधान की खंडपीठ बैठी थी, जिसमें 13 जजों की सिटिंग हुई थी, यानी कि 13 जज इसमें बैठे थे। इस खंडपीठ ने जो निर्णय डिसाइड किया था वो 7-6 के रेशो से सुनाया था। 7 जजेस का एक निर्णय था और 6 जजेस का एक निर्णय था। कुल मिलाकर उस संविधान खंडपीठ में 13 जज थे। आज तक की भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खंडपीठ बैठी थी।
ये भी बात याद रखनी है। जैसे आप देखोगे राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, वो क्या है, वर्तमान में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो जीवन जीने का अधिकार है वो क्या हुआ, एक तो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया और दूसरा क्या हुआ, आधारभूत ढांचा हो गया। यानी कि अब मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी संसद उसमें चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। समझ आया कि कोई भी चीज़ अगर आधारभूत ढांचे का हिस्सा होगी तो वो क्या करेगी, संसद उसमें चेंज नहीं कर सकती, भले ही वो चाहे मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। ठीक है। हालांकि संसद को ये पावर किस में दी गई थी, केशवानंद भारती वाद में, लेकिन उसी समय पर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का कंसेप्ट भी डेवलप कर दिया था कि भाई मौलिक अधिकारों में तो आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ आधारभूत ढांचे का पार्ट बन जाएगी आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी कि राज्य के ऊपर कंट्रोल बना दिया गया, किसने, जुडिशियरी ने, ताकि जो व्यक्ति हैं व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, राज्य क्या ना हो सके, डिक्टेटरशिप तानाशाही ना हो सके, व्यक्तियों के अधिकारों को ना छीन सके। तो ये जो आपको पता भी होगा कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ये फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, करते हैं। अच्छा, ये जो 7 मौलिक अधिकार थे, पहले ये क्या कहते हैं ये भी देख लो। देखो, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। पहला, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और ये जो मैं बता रहा हूँ संपत्ति का अधिकार, ये आता था अनुच्छेद 31 में। और साथ ही साथ याद रखना कि ये कहाँ पर आता था, 19 की 1 की सब क्लोज F के अंतर्गत। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो 7वां है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता था अनुच्छेद 32 में, अभी भी है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू ने जो संविधान की आत्मा कहा था वो कहा था प्रियम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को। ठीक है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है। किसके माध्यम से? रिट जारी कर कर। और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट के अलावा रिट जारी करने की शक्ति किसको है, तो हाई कोर्ट को है। और हाई कोर्ट को किसके द्वारा है? आर्टिकल 226 के द्वारा। एक बात और ध्यान रखना, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। ध्यान से सुन लेना, हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। किस मामले में? रिट जारी करने के मामले में। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू में ही रिट जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की पावर रखता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और क्या बताऊं, देखो, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 ईस्वी में हटा दिया, यानी कि मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। अब ये कहाँ पर है? भाग 12 में, अनुच्छेद 300 कै में। अब क्या बन गया? ये कानूनी अधिकार बन गया। कानूनी अधिकार बन गया तो इसका मतलब है कि फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। अब आप अगर आपकी संपत्ति के अधिकार का वायलेशन होता है तो आप फंडामेंटल राइट का बहाना लगाकर हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, कि हमारे तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, इस प्रकार से नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपका क्या है? लीगल राइट बन गया। ठीक है, मूल अधिकार का बहाना लगाकर नहीं जा सकते। वैसे जा सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हथियाता है, फिर कुछ भी करता है, तो एक आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के द्वारा गवर्न होता है। तो यानी कि संपत्ति का अधिकार एक पूरा एक्ट है अलग से, राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है किसको? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। आपको अभी बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय आपके फंडामेंटल राइट को सिक्योर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट रिट जारी करके आपके फंडामेंटल राइट को संरक्षण प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट 226 में अभी बताया आपको। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कब निलंबन कर सकता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, जब राष्ट्रपति को
आर्टिकल 352 की उद्घोषणा करता है, जब राष्ट्रपति आर्टिकल 352 की उद्घोषणा करता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट का निलंबन कर सकता है। अब याद करो 352 में क्या है, आपको याद आएगा 352 में क्या है भाई, इमरजेंसी है, आपातकाल है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक 352 में, दूसरा 356 में और तीसरा 360 में। तो जब 352 की उद्घोषणा करेगा राष्ट्रपति आपके अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और 352 में कौन सी उद्घोषणा होती है, 3 प्रकार की उद्घोषणा होती है। क्या क्या, जब राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाता है कि युद्ध हुआ हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, तो राष्ट्रपति को जब ऐसा समाधान हो जाएगा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण देश के या फिर उसके राज्य अक्षेत्र के कुछ भाग की जो सुरक्षा है वो संकट में है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देगा कि भारत में क्या लगाया जाए, आपात लगाया जाए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जैसे ही आर्टिकल 352 लगता है तो अपने आप ही 358 अनुच्छेद होता है वो लागू हो जाता है, यानी कि जैसे ही 352 की उद्घोषणा हुई अपने आप ही 358 लागू हो जाता है अपने आप में ही। और आर्टिकल 358 ये कहता है कि यदि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है तो आपके अनुच्छेद 19 का वायलेशन करने से संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर इमरजेंसी को युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो आपके अनुच्छेद 19 का वायलेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया तो तब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि जैसे ही 352 की उद्घोषणा करी राष्ट्रपति ने, 358 अपने आप लागू हुआ। और 358 अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 19 को वायलेशन करने वाली विधियां बनाई जा सकती है। कब, जब 352 की उद्घोषणा होती है। लेकिन याद रखना ये कब है, यानी कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की वजह से। लेकिन ध्यान रखना अगर तीनों की स्थिति बन जाए कि भाई युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह का आधार बन जाए, उस कंडीशन में आर्टिकल 359 लागू होता है। और 359 क्या कहता है कि आपके सभी फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का वायलेशन नहीं किया जा सकता। अगर तीनों के आधार पर लग रही है तो अनुच्छेद 359 लागू होगा। और 359 ये कहता है कि आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट को हनन करने वाली विधियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 से संबंधित विधि नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अगर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ है तो अनुच्छेद 358 लागू होता है और यह कहता है कि अनुच्छेद 19 से संबंधित विधि बनाई जा सकती है। बाकी तो अधिकार आपके बने रहेंगे सारे के सारे, लेकिन अनुच्छेद 19 को कम किया जा सकता है या फिर उसको मतलब उसको प्रभावित करने वाली विधियां बनाई जा सकती है। इतनी बातें याद रखनी है आपको। और ध्यान रखना कि जो 360 है, 360 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। ये आज तक भारत में नहीं लगाया गया। और जो 356 में है, 356 को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये भी बात याद रखना। अगर मैं आपको आर्टिकल 359 दिखाता हूँ तो देखो ये रहा आर्टिकल 359। इसमें कहा है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन। इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी भाग 3 के सभी अधिकारों का वायलेशन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर हम सारे के सारे अधिकारों को प्रभावित करने वाली विधियां बना सकती हैं, लेकिन 20 व 21 एज इट इज रिमेन बने रहेंगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। तो कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। जब आप अनुच्छेद 14 देखोगे तो उसमें लिखा गया है समानता का अधिकार, यानी कि समानता या फिर समता का अधिकार। इसके अंतर्गत 2 टर्म काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ठीक है, जो विधि के समक्ष समता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन विधि के समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि जो ब्रिटेन से ली गई है विधि के समक्ष समता, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या कहता है अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि का शासन बताया गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, स्पर्शता का अंत। स्पर्शता का अंत कहाँ है, अनुच्छेद 17 में, यानी कि स्पर्शता का अंत मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत,
एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कहाँ पर है, अनुच्छेद 18 में। लेकिन एजुकेशन और डिफेंस यानी कि शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि दी जा सकती है, बाकी सभी उपाधियों का अंत किया जा सकता है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 वन की सब क्लोज क में, यानी कि 19 वन क्लोज सब क, या फिर ये भी आ सकता है 19 वन ए। ध्यान रखना, सबसे पहले बच्चा छोटा होता है तो हम क्या बोलवाते हैं उससे, ए बी सी डी बोल भाई, ए, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग का ही वर्ड क्या बोलना सीखेगा वो ए। तो बोलने की स्वतंत्रता कहाँ पर है, क या फिर ए में। नेक्स्ट, चौथा स्तंभ इंगित करता है किसको, प्रेस को। जो हमारा मीडिया है वो क्या है, फोर्थ पिलर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा किसको माना जाता है, प्रेस यानी कि मीडिया को। नेक्स्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है किसमें, अनुच्छेद 21 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इस अनुच्छेद 21 में आपको और भी बातें याद रखनी है, जैसे प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही कवर होता है। आश्रय का अधिकार या फिर 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में ही आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी 21 के अंतर्गत कवर होता है। नेक्स्ट, जो बिजली का अधिकार है वो भी निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, यानी कि फ्री लीगल एड कहाँ पर है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही गवर्न होगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का अधिकार, आपकी हेल्थ से रिलेटेड अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही आता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या बता रहा है भाई, जीवन जीने का अधिकार बता रहा है। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार जो कि सन 2017 में जोड़ा गया पुट्टा स्वामी केस में। ये भी पूछा जा सकता है कि पुट्टा स्वामी केस किससे संबंधित है, तो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार से संबंधित है, और ये कहाँ पर है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपसे काफ़ी बार पूछा गया, अभी देखा था मैंने 2-3 एग्जाम में देख लिया कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अभी IAS में भी आया, तो किस में आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। किस वाद में कहा गया, पुट्टा स्वामी केस में। पुट्टा स्वामी केस कब आया था, सन 2017 में। नेक्स्ट, आजीविका का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है उसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अलग से स्पेशल से भी जोड़ा गया। एक संविधान संशोधन किया गया 86वें नंबर का, 86वें संविधान संशोधन जो कि सन 2002 में किया गया। इसके माध्यम से यह कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। कौन, राज्य। राज्य का कर्तव्य बना दिया, यानी कि गवर्नमेंट का कर्तव्य बना दिया, आपको 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है। कहाँ पर रखा गया, अनुच्छेद 21A में। इसके लिए संसद ने क्या किया, यानी कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कहते हैं। ये कब बनाया, सन 2009 ईस्वी में। लेकिन ये इफेक्टिव यानी कि कम इनटू फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातें याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है आपसे कि इसकी डेट क्या है, 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी में। तो शिक्षा का अधिकार कहाँ पर आता है, अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 में आता है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। किसके द्वारा किया गया, अभी बताया था, 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, यानी कि 21A। 21A में क्या लिखा गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई। किसके द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि सन 2002 में हुआ था। ये जो 86वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू हुआ कब, 1 अप्रैल 2010 को। अभी बताया था कि एक राइट टू एजुकेशन एक एक्ट लाई थी पार्लियामेंट कब, 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया जाता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं आप उनको
किसी जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। जोखिम भरे काम जैसे कि कोई कारखाना हुआ और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कराया जा रहा है किसी बच्चे से, उसमें काफ़ी उसको नुकसान भी हो सकता है उसकी फिजिकल बॉडी को लेकर। तो इस प्रकार के किसी भी काम में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगा सकते। 14 से याद रखना, 14 24, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट या फिर आदेश जारी करता है? तो रिट कितने प्रकार की जारी करता है माननीय उच्चतम न्यायालय? 5 प्रकार की, काफ़ी बार बता चुका हूँ। और ये पावर कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। जबकि जो पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू ने किसको कहा है? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को, ठीक है। यानी कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना आए, उद्देशिका आए या प्रियम्बल आए, बात एक ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है संविधान की आत्मा? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 आपके क्या करता है? फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है। किसके माध्यम से? रिट जारी करने के माध्यम से। रिट कितने प्रकार की जारी करता है? 5 प्रकार की। जबकि हाई कोर्ट कितने प्रकार की करता है? हाई कोर्ट 5 से अलग मामलों में भी जारी कर सकता है। सॉरी, रिट तो जारी करता है 5 ही प्रकार की, लेकिन वो फंडामेंटल राइट से अलग मामलों में भी जारी कर सकता है। इसलिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होती है। और ये 5 रिट कौन कौन सी होते हैं तो ये भी देख लो। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार पर्चा। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। ये रिट क्या क्या होती हैं तो इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। जैसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया गया है उसको न्यायालय के सामने पेश करना होता है कि उसको गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यानी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आपने कानूनी तरीके से पकड़ा है या फिर वैसे ही जोर जबरदस्ती तानाशाही दिखाकर किसी को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर उसको आपने तानाशाही दिखाकर कब्जे में लिया है तो उसको आपको रिहा करना पड़ेगा। अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है तो आप उसको हिरासत में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है परमादेश यानी कि मैंडमस। इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय किसी कंपनी को, व्यक्ति को या फिर निचली अदालत को आदेश देते हैं कि जो आप कर्तव्य निभा रहे हैं उसका आदेश, मतलब जो सपोज करो कि कोई कंपनी है या फिर निचली अदालत है, वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही, सही तरीके से कार्य नहीं कर रही, तो उसको उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देते हैं। नेक्स्ट है ऐसी प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। उसका काम होता है रोकना, यानी कि कोई निचली अदालत है या फिर अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल है, वो किसको जारी की जाती है? निचली अदालत या फिर ट्रिब्यूनल्स को जारी की जाती है ताकि वे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करें। मतलब ये हुआ कि किसी ट्रिब्यूनल या फिर अदालत की लिमिट तो है इसके अंदर काम करने की, लेकिन वो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या करता है? इसको प्रतिषेध रिट जारी करता है प्रोहिबिशन की कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, सरसरी रिट। इसका मतलब हुआ कि प्रमाणित किया जाना या फिर सूचित किया जाना। ये जो रिट है ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा निचली अदालत या फिर अधिकरणों को जारी की जाती है ताकि जो उनके पास में लंबित मामले होते हैं उनको अपने पास स्थानांतरित कर सके, यानी कि अपने पास मंगा सके, या फिर जो उनके द्वारा दिए गए आदेश हैं उनको रद्द करने के लिए इस प्रकार की रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है क्यू वारंटो यानी कि अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का मतलब होता है किस अधिकार से, यानी कि इसको न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है किसी सार्वजनिक पद के संबंध में, ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है, सार्वजनिक पद के संबंध में किसी कोई पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है यानी कि हेल्ड करता है, वो होल्ड करता है उस पोस्ट को, तो इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है कि आपका इस पद पर बैठने की क्वालिफिकेशंस क्या है, किस हैसियत से आप इस पद पर बैठे हो। अगर आप इस पद पर बैठे हो, आपके बैठने का कारण लीगल है, वैध है, तो आप इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने अवैध रूप से इस पद को धारण किया है तो आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा। ये कौन सी रिट होती है? क्यू वारंटो। इसको कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की रिट थी, हैबियस कॉर्पस,
मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्यूवारंटो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। इन पांचों को याद रखना। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है। तो क्या है? परमादेश। क्योंकि परमादेश का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? मैंडमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या कंपनी या फिर निचली अदालत या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य को निभाइए। ठीक है, इस प्रकार का जो समादेश देता है, कौन देता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देता है। नेक्स्ट, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करने का समादेश कहलाता है। तो अभी डिस्कस किया हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग अभी बताया था कि किसी भी व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया गया उसको न्यायालय के सामने पेश करना होता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात कह रहा है, जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उसको अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होता है। अगर उसको आप लोगों ने मतलब कि पुलिस ने सही तरीके से गिरफ्तार किया है कि इसने कोई अपराध किया है तो वो सही होगा। अगर किसी व्यक्ति को तानाशाही करके आप उठा रहे हो तो वो क्या होगा? गलत होगा। इस बात के लिए क्या होगा कि देखो 24 घंटे जिस भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है आपको 24 घंटे के सामने कोर्ट के सामने उसको पेश करना होगा। तब कोर्ट बताएगा कि भाई आपने इस व्यक्ति को लीगल या फिर इलीगल किस प्रकार से पकड़ा है। अगर आपने उसको लीगल तरीके से पकड़ा है तो कोर्ट उसको सजा देगा। अगर आपने उसको यानी कि पुलिस ने उसको गलत तरीके से हिरासत में लिया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनको अंग्रेजी में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसमें DPSP में 4 शब्द हैं DPSP, तो ध्यान रखना ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में कहाँ? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यानी कि वेलफेयर स्टेट के लिए काम करना। और वेलफेयर स्टेट के लिए काम करने वाली बात कहाँ पर कही गई है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 क्या हुआ? एक तरीके से DPSP है। ठीक है, और जो ये DPSP है इनको हमने आयरलैंड से लिया था। हमने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया था और आयरलैंड ने दिया था अपने यहाँ पर स्पेन के संविधान से। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य वर्णित है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अंतर्गत वर्णित है। भाग 4A में अनुच्छेद 51A आपको देखने को मिलेगा जिसमें मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया गया है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A में और भाग 4A में। अब देखो फिर वही बात आती है, जब कैपिटल लेटर हमने देखा इसका मतलब इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया होगा। तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में। इसको मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया। इंदिरा गांधी जी के एक कैबिनेट मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब? वर्ष 1976 ईस्वी में। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 11। जो एक मौलिक कर्तव्य था इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। और जैसे कि आपने देखा कि कैपिटल लिख रहा है इसका मतलब इसको भी जोड़ा गया, इसलिए इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान का मतलब हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि वर्ष 1976 में बनी थी उसके द्वारा इनकी सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। तब भारत सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1976 ईस्वी में और इन्होंने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा। कहाँ पर? भाग 4A में। भाग 4A में कहाँ पर? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, और उसके बाद से
वर्ष 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, एक नया मौलिक कर्तव्य और जोड़ा। तो वर्तमान में भारत में के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 10 + 1 11। इस 10 को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में, जबकि ये एक जोड़ा गया कब? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 ईस्वी में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इनको जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी कहाँ से ली गई थी? तो ये यूएसएसआर से ली गई थी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये क्या था? ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज यानी कि 15 कंट्रियों का एक समूह था। इसमें जो सबसे बड़ी कंट्री थी वो रसिया थी, रूस थी यानी कि, ठीक है। और क्या याद रखना है कि जो यूएसएसआर था ये बना था 30 दिसंबर 1922 ईस्वी में, और ये टूटकर कब अलग हो गया? यानी कि इसके जो 15 कंट्री थी ये टूट गई, बिखर गई, और मतलब कि अलग हो गई एक दूसरे से। कब हुई? 25 दिसंबर 1922 ईस्वी में, 25 दिसंबर 1991 में, ठीक है। तो इसकी डेट काफ़ी बार पूछी जा सकती है, जैसे कि आज के समय पर रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ था? यूएसएसआर ब्रेक हो गया था, ठीक है, ब्रेक हो गया था। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि जो पूरे विश्व में जापानी संविधान में ही एक लोकतांत्रिक देश है, जापान भी क्या है, भाई लोकतांत्रिक कंट्री है, तो जापान और भारत का संविधान में ही ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगे, बाकी आपको किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें हम आगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ही बातें डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSR।